27 दिसंबर 1993 की बात है। दुबई की एक रंगीन रात थी। दुबई की सड़कों पर लोग मजे कर रहे थे और मौज मस्ती करने वालों की वहां बहुत चहल पहल थी। दुबई के एक रेस्टोरेंट में बैठे 5 लोग शराब पी रहे थे। धीरे धीरे रात और गहराती जा रही थी और ये पांचों शख्स शराब पीकर एकदम आउट हो चुके थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा कि जल्द ही एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है और समझ लो कि वो तो गया। इस पर साथ बैठे दूसरे आदमी ने सवाल पूछा, भाई कौन गया, किसकी बात कर रहे हो? तो पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हेलो दोस्तों, क्राइम कनेक्ट पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे डॉन की कहानी लेकर आया हूं जिसने दाऊद जैसे डॉन से टक्कर ली और वो जिंदा भी रहा। मुंबई के माफिया की हिस्ट्री में सिर्फ ऐसे ही 2 लोग हुए हैं जिन्होंने दाऊद से टक्कर ली है और फिर भी वो जिंदा रहे। इनमें से एक तो था अरुण गावली और दूसरा था ये शख्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी पर। तो दूसरे आदमी के सवाल पूछने पर पहले आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाना यानी छोटा राजन का गेम बजने वाला है। कौन थे ये 5 लोग जो अंडरवर्ल्ड के डॉन छोटा राजन के मर्डर के प्लान की बात कर रहे थे और उसको इतने कैजुअल तरीके से कह रहे थे, जो कह रहे थे कि राजन को मारकर वो लोग समुद्र में फेंक देंगे। शराब के नशे में राजन को मारने की बात करने वाले ये 5 शख्स कोई और नहीं थे बल्कि ये थे डी कंपनी के शार्प शूटर। इन 5 लोगों में शामिल थे सुनील सावंत उर्फ सौत्या, गुरु सातम, अनिल परब और बाकी के 2 लोग। जैसे कि आप जानते ही हो कि ये सब डी कंपनी यानी कि दाऊद के गैंग के मेंबर्स थे। छोटा राजन भी उस वक्त दाऊद के साथ ही था और दुबई में ही था। कुछ दिन पहले ही दाऊद के जन्मदिन की पार्टी थी और खूब खुशी और जश्न का माहौल था। छोटा राजन, जो उस वक्त तक दाऊद गैंग का नंबर 2 हुआ करता था, वो भी इस पार्टी में शामिल था। लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जो राजन को पसंद नहीं आया। पार्टी में दाऊद बार बार छोटा शकील और स्वात्या के पिछले मिशन की तारीफ कर रहा था। उस मिशन में इन लोगों ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में घुसकर गोलीबारी की थी और दाऊद के दुश्मनों को मार गिराया था। हालांकि इस मिशन में कुछ पुलिस वाले और आम लोग भी मारे गए थे। एक तो राजन को पहले से इस मिशन के बारे में कुछ बताया नहीं गया था और ऊपर से दाऊद बार बार इस ऑपरेशन की कामयाबी की इतनी तारीफ कर रहा था कि छोटा राजन पार्टी को गुस्से में छोड़कर वहां से निकल गया। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह राजन को एक फोन आया। फोन करने वाले ने उसे बताया कि दाऊद आपका गेम सेट करने वाला है, आपके लिए दाऊद ने फील्डिंग लगा ली है, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। उस वक्त छोटा राजन दुबई में ही था और एक होटल में ठहरा हुआ था। कितनी दिलचस्प कहानी है दोस्तों। गेम के अंदर ही गेम चल रहा था। यहाँ एक तरफ दाऊद और उसके लोग छोटा राजन को टपकाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गैंग के अंदर से ही कोई आदमी छोटा राजन को अलर्ट कर रहा था कि आपका गेम बजने वाला है, अगर आप अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। ये फोन आने के बाद राजन ने सोचा कि वो बुरी तरह से फंस गया है। उसका पासपोर्ट भी दाऊद के कब्जे में था और पूरे दुबई में दाऊद का दबदबा था। हर तरफ उसके आदमी थे। ऐसे में राजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। जिस आदमी ने उसे फ़ोन करके उसके मर्डर के प्लान के बारे में उसे बताया, वो उससे ज़्यादा उसकी कोई और मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती थी। राजन सोच रहा था कि वो दाऊद और वो कभी कितने अच्छे दोस्त थे, उनके बीच कितने अच्छे रिलेशन थे, और इतनी अच्छी दोस्ती और इतने अच्छे रिलेशन के बीच में इतनी दूरियां कहां से आ गई कि दाऊद उसे मरवाने की सोच रहा है। सबसे चिंता की बात ये थी कि बिना पासपोर्ट के दुबई से वो बाहर कैसे निकलेगा। जिस इंसान ने उसे ये खबर दी थी वो उसका बहुत ही वफादार इंसान था और उसका नाम था गुरु सातम। इसलिए खबर एकदम पक्की थी, उसके ऊपर उसको कोई शक नहीं था।
राजन का पूरा दिन इसी उधेड़-बुन में बीत गया और जैसे जैसे शाम हुई उसने फैसला कर लिया कि उसको अब क्या करना है। अब उसे सिर्फ रात होने का इंतज़ार था, क्योंकि दिन में बाहर निकलना खतरनाक था। रात होते ही उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर में ही उसकी मंजिल उसके सामने थी और वो पहुंच चुका था इंडियन एम्बेसी के सामने। दुबई में दाऊद बहुत ही पावरफुल था, हर जगह उसके आदमी थे। राजन किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। ऊपर से उसके पास उसका पासपोर्ट भी नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इंडियन एम्बेसी ही उसे बचा सकती है। एम्बेसी पहुंचकर राजन ने वहां मौजूद अधिकारी से कहा, मैं इंडिया का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन हूँ। ये सुनते ही उस अधिकारी के पांव तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगा कि इंडिया का मोस्ट वांटेड भला कानून की दहलीज पर क्या करने आया है। उसने फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर को जाकर ये बात बता दी और कुछ ही देर में उसका सीनियर ऑफिसर भी वहां पहुंच गया। राजन ने उसके सामने खुलकर अपनी पूरी बात रख दी। राजन ने उन्हें बताया कि मैं दाऊद के साथ काम करता हूं, लेकिन दाऊद अब मुझे मारना चाहता है। अगर आप मुझे दुबई से बाहर निकाल दें तो बदले में मैं दाऊद के हर धंधे, हर कार्टेल, हर सिंडिकेट, उसकी हर प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारी जानकारी दे सकता हूं। इसके अलावा मैं आपको मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी जानकारी भी दूंगा, जिससे आपको उस केस को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। राजन का ऑफर बहुत दमदार था, इसलिए उस अधिकारी ने वहां मौजूद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को इसकी पूरी जानकारी दी। आपको ये बता दूं कि इस तरीके की हर बड़ी एम्बेसी में जरूर रॉ या आईबी के कोई ना कोई इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स तैनात किए जाते हैं। जब इस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी राजन से दोबारा बात की तो उसे लगा कि ये मौका अच्छा है, राजन से मिली जानकारी बहुत काम आ सकती है और उसने दिल्ली में आईबी हेडक्वार्टर में फ़ोन किया। उसने दिल्ली में अपने सीनियर ऑफिसर को बताया कि राजन दाऊद के खिलाफ पूरी जानकारी देने को तैयार है, जिससे मुंबई ब्लास्ट से जुड़ी सारी जानकारी हमें मिल सकती है। बदले में उसे दुबई से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। दिल्ली में बैठे सीनियर आईबी ऑफिसर को भी लगा कि यह मौका बहुत अच्छा है। ये जानकारी एकदम गोल्ड माइन है और इस जानकारी से हम दाऊद के खिलाफ कोई बड़ा पुख्ता केस बना सकते हैं और हमें दाऊद के गैंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो उसने सीधे होम मिनिस्ट्री से संपर्क किया। होम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेने के बाद ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि राजन के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए उसे एक ऐसे देश में ले जाया जाएगा जहां पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी और इस काम के लिए उन्होंने नेपाल को चुना और छोटे राजन को भारतीय इंटेलिजेंस की चार्टर्ड फ्लाइट से उसी रात दुबई से निकालकर नेपाल पहुंचा दिया गया। नेपाल पहुंचकर इंडियन इंटेलिजेंस ने छोटे राजन को भारत के एक सेफ हाउस में रखवाया। वहां छोटा राजन को 2 महीने रखा गया। इस दौरान इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोगों ने, यहाँ पर भारतीय सीक्रेट सर्विस के लोगों ने लगातार राजन से पूछताछ की और उससे जानकारी निकालने की कोशिश करते रहे। लेकिन राजन बहुत ही शातिर था। वो समझ गया था कि अगर उसने सब कुछ उगल दिया तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी और ये एजेंट्स उसे मरने के लिए भी छोड़ सकते हैं। नेपाल में आईएसआई और दाऊद का भी बहुत बड़ा नेटवर्क था, इसलिए इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस के लोगों को लगा कि राजन को ज़्यादा दिन तक यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है। इसलिए उन्होंने राजन की मोहन कुमार के नाम से एक नकली आइडेंटिटी बनाई और उसी पहचान के साथ उसे मलेशिया भेज दिया। अब तक आपने देखा कि कैसे दाऊद और उसके आदमियों ने राजन को मारने का प्लान बनाया और कैसे राजन को इस बात का पता चल गया और कैसे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से वो दुबई से निकलकर नेपाल पहुंच गया। दाऊद से पंगा लेकर बचना एक नामुमकिन सा काम माना जाता है, तो राजन ने ये कैसे किया, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर राजन था कौन। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र निकल्ज था। उसका जन्म 1960 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके पिता सदाशिव एक दवाई की कंपनी में काम करते थे। उसके घर में 3 भाई और 2 बहनें थीं, यानी कुल मिलाकर ये 5 भाई बहन थे।
वैसे तो उसका परिवार महाराष्ट्र के सतारा ज़िले से था, लेकिन कई सालों से वो मुंबई में रह रहा था। मुंबई के चेंबूर इलाके में तिलक नगर नाम की जगह पर उनका घर था और छोटा राजन का जन्म भी यहीं हुआ था। पढ़ाई में छोटा राजन का कभी भी मन नहीं लगा। उसने सिर्फ 5वीं तक की ही पढ़ाई की और उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। उसी दौर में यानी 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड अपने पैर पसार रहा था। शहर में गैंग्स तेज़ी से बढ़ रहे थे और इन्हीं गैंग्स की शरण में जाकर राजन धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में उतर गया। चेंबूर में उस वक्त जगदीश शर्मा नाम के एक गुंडे का राज चलता था। राजन ने उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। गैंग में आने के बाद सबसे पहले उसने सहकार थिएटर के बाहर सिनेमा हॉल की टिकट्स ब्लैक करना शुरू कर दी। करीब 4 साल बाद 1989 में पुलिस ने इस ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगाने के लिए एक दिन सहकार सिनेमा हॉल के बाहर लाठीचार्ज कर दिया। हर जगह अफरा तफरी मच गई। सभी ब्लैक करने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन छोटा राजन नहीं भागा। उसने पास खड़े एक हवलदार से उसकी लाठी छीन ली और सीधे जाके पुलिस से भिड़ गया। देखते ही देखते पुलिस और छोटा राजन के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो गई और छोटा राजन ने 5 पुलिस वालों को घायल कर दिया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन चेंबूर के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक 5 फुट 3 इंच के लड़के ने डरने के बजाय पुलिस वालों का मुकाबला किया और पुलिस वालों से भिड़ गया। इस घटना के बाद राजन की वहाँ धाक जम गई। लोग उससे डरने लगे। कुछ महीनों वो जेल में रहा। उसके बाद वो छूटकर वापस चेंबूर आया तो नॉर्थ ईस्ट मुंबई के कई गैंग्स उसे अपने साथ लेने को तैयार थे। धीरे धीरे उसका क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। उस वक्त तक भी उसका नाम राजेंद्र निकलजी था। करीब 3 साल तक अलग अलग गैंग्स में काम करने के बाद 1982 में उसने एक नया गैंग ज्वाइन किया जिसके लीडर का नाम था राजन नायर। राजन नायर एक बड़े लेवल का गैंगस्टर था और वो दाऊद के साथ काम कर चुका था। उसके दाऊद से अच्छे कनेक्शन थे, तो जब उसने छोटा राजन के बारे में सुना तो उसने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। राजन नायर की छत्र छाया में छोटे राजन ने अंडरवर्ल्ड के कई दांव सीख लिए। राजन नायर उसे बहुत पसंद करता था और क्योंकि अब उस गैंग में 2 राजन हो गए थे, इसलिए लोगों ने राजन नायर को बड़ा राजन और राजेंद्र निखल को छोटा राजन कहना शुरू कर दिया। उसी इलाके में एक और गैंगस्टर था जिसका नाम था अब्दुल कुंजू। अब्दुल कुंजू और बड़े राजन के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी थी। हालांकि किसी ज़माने में ये दोनों बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे और साथ ही काम भी किया करते थे। असल में बड़े राजन की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसे अब्दुल कुंजू ने भगाकर उससे शादी कर ली। इसी बात ने दोनों के बीच की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। अब दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने के मौके की तलाश में रहते थे। कुंजू ने अलग होकर खुद का अपना एक गैंग बना लिया था। इसी दौरान एक दिन बड़ा राजन एक केस में गिरफ्तार हो गया। ये बात 1993 की है। छोटा राजन जब बड़े राजन की गैंग में शामिल हुआ तो उस वक्त तक उसे 1 ही साल हुआ था और पुलिस ने बड़े राजन को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक दिन पुलिस बड़े राजन को कोर्ट लेकर जा रही थी, तभी अब्दुल कुंजू के कुछ लोगों ने घात लगाकर बड़े राजन पर हमला कर दिया और उस पर गोली चला दी, जिससे बड़े राजन की मौत हो गई। बड़े राजन की मौत के बाद छोटे राजन ने गैंग की कमान अपने हाथों में ले ली और पूरा कंट्रोल संभालते ही उसने कसम खाई कि वो बड़े राजन की मौत का बदला अब्दुल कुंजू की जान लेकर रहेगा। जब ये बात कुंजू तक पहुंची तो वो घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए वो मुंबई के अलग अलग डॉन्स के पास मदद मांगने के लिए गया, लेकिन किसी भी डॉन ने उसकी कोई मदद नहीं की। इन डॉन में से कुछ लोग मुस्लिम डॉन भी थे। कुंजू ने सोचा था कि शायद मैं मुस्लिम हूँ और इसलिए ये मुस्लिम डॉन मेरी मदद के लिए सामने आए, लेकिन मुंबई गैंग में उस टाइम पर धर्म ज़्यादा मैटर नहीं करता था। उस टाइम पर गैंग की लॉयल्टी ज़्यादा मैटर करती थी, इसलिए हर किसी डॉन ने कुंजू की मदद करने से मना कर दिया और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता फिर रहा था। तभी उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो शायद पुलिस कस्टडी में वो सेफ रहे। ये सोचकर उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने सोचा कि पुलिस कस्टडी में रहने से शायद उसकी जान बच जाएगी। कुंजू ने अपना शातिर दिमाग चलाया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि राजन उससे 2 कदम आगे की सोच रहा है। तो राजन ने पुलिस डिपार्टमेंट के लोअर लेवल के ऑफिसर्स के साथ
कुछ सांठ-गांठ कर ली और उन्हें रिश्वत देकर अब्दुल कुंजू की हर खबर अपने तक पहुंचाने लगा। इसका फ़ायदा भी उसे बहुत जल्द हुआ। एक दिन उसे खबर मिली कि 22 जनवरी को मुंबई पुलिस कुंजू को विक्रोली कोर्ट लेकर जाएगी। राजन के लिए एक सुनहरा मौका था, क्योंकि कुंजू ने भी बड़े राजन को कोर्ट ले जाते वक्त ही मारा था। अंडरवर्ल्ड में रहने वालों की सोच लगभग एक जैसी ही होती है और कुंजू ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया था कि राजन उसे कोर्ट या कोर्ट के जाने वाले रास्ते में मारने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने आखिरी वक्त में पुलिस को पैसे देकर ये अरेंजमेंट करवा लिया कि पुलिस उसे पुलिस वैन के बजाय उसके खुद की अरेंज की हुई कार में कोर्ट तक लेकर जाए। लेकिन छोटा राजन उससे कई कदम आगे की सोच रहा था। उसने पता लगवा लिया था कि कुंजू किस गाड़ी से जा रहा है और कोर्ट की पेशी ख़त्म होने के बाद जब कुंजू की गाड़ी चेंबूर के एक रेड सिग्नल पर रुकी, तभी फिल्मी अंदाज में एक दूसरी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। अचानक उस गाड़ी से कुछ लोग उतरे और उन्होंने कुंजू की कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त कार में कुंजू के साथ 2 पुलिस वाले भी थे। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, ये हमलावर भाग निकले, लेकिन किस्मत ने उस दिन कुंजू का साथ दे दिया। हमले के दौरान वो और पुलिस वाले सीट के नीचे छुप गए, जिससे वो बच गया। हालांकि उसके कंधे में गोली जरूर लगी। इस हमले से कुंजू बुरी तरह डर गया। अब उसे समझ में आ गया कि वो पुलिस कस्टडी में भी सेफ नहीं है। यहाँ तक कि राजन का खौफ अब उसके अंदर इतना गहरा बैठ गया कि वो रात को घबरा कर उठ जाता था और चीखने लगता था। कंधे की चोट के इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो राजन को भी इसकी खबर मिल गई। उसने अपने एक शूटर को मरीज बनाकर पहले से ही अस्पताल भेज दिया। उस शूटर ने अपने हाथ में एक नकली प्लास्टर चढ़ा लिया, जिसके अंदर वो अपनी गन छुपाकर ले गया और वो कुंजू के आने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही कुंजू हॉस्पिटल पहुंचा, राजन के शूटर ने अपने नकली प्लास्टर से गन निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कुंजू की किस्मत एक बार फिर से अच्छी थी और इस बार भी वो बच निकला। गोली फिर से उसके कंधे पर लगी। हालांकि इस शूटिंग में एक मरीज की जान चली गई। राजन के इस दुस्साहस ने मुंबई के सबसे बड़े डॉन का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। दाऊद ने देखा कि राजन अपने बॉस का बदला लेने के लिए किस हद तक जा रहा है। उसने देखा कि कैसे वो कुंजू की हर मूवमेंट पर नज़र रख रहा था, कैसे उसने पुलिस कस्टडी में 2 बार हमला करके उसे मारने की कोशिश की। दाऊद इस सबसे बहुत इम्प्रेस हो गया और उसने राजन को अपने गैंग में शामिल करने का फैसला कर लिया। दाऊद ने राजन को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसे राजन ने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह 1984 में छोटा राजन डी कंपनी का हिस्सा बन गया। अब देखते ही देखते 2 साल बीत गए और ये 1986 का टाइम था। दाऊद के इलाके में एक और ताकतवर गैंग था जिसका नाम था पठान गैंग। ये गैंग दाऊद से भी पुराना गैंग था और ये बहुत ही पावरफुल गैंग था। पठान गैंग और दाऊद गैंग, इन दोनों गैंग्स के बीच में बहुत गहरी दुश्मनी थी। पठान गैंग का एक खास मेंबर था जिसका नाम था समद खान। एक दिन समद खान किसी बिल्डिंग में लिफ्ट से नीचे उतर रहा था। तभी ग्राउंड फ्लोर पर 3 लोगों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और उसके सीने में 19 गोलियां उतार दी। इस वजह से मौके पर ही समद खान की मौत हो गई। समद खान को मारने का ये पूरा प्लान छोटा राजन ने बनाया था। इसके बाद से दाऊद की नज़र में छोटा राजन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। इस मर्डर के बाद से मुंबई में गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया था और पुलिस का दबाव दाऊद पर तेज हो गया था। हालात को देखते हुए 1986 में दाऊद ने मुंबई को छोड़कर दुबई शिफ्ट होने का फैसला कर लिया और जाने से पहले मुंबई में उसने अपने गैंग की कमान छोटे राजन के हाथ में सौंप दी। अब राजन ही मुंबई में डी कंपनी का बॉस बन चुका था, लेकिन वो अब्दुल कुंजू को अभी भी भूला नहीं था। बड़े राजन की मौत का बदला अभी बाकी था। ये बात है 1987 की। तब तक बड़े राजन की मौत को 4 साल बीत चुके थे। कुंजू को अब लगा कि उसका खतरा टल गया है। जब कुंजू ने खुले में घूमना शुरू कर दिया तो राजन ने मौका देखा। कुंजू को क्रिकेट का शौक था और एक दिन वो चेंबूर के लोकल ग्राउंड पर अपने साथियों के साथ एकदम वाइट यूनिफॉर्म में क्रिकेट खेल रहा था। उसने एक शॉट खेलकर गेंद बाउंड्री के बाहर मार दी। तभी कुछ लड़के गेंद लौटाने के बहाने उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही उन लड़कों ने चाकुओं और गन से कुंजू के ऊपर हमला कर दिया। कुंजू के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े और कुछ ही मिनटों में वह बहुत
ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। करीब 20 मिनट के अंदर कुंजू का खेल ख़त्म हो चुका था। उसे छोटे राजन के लड़कों ने मार गिराया था। आखिरकार 4 साल बाद छोटे राजन ने अपना बदला पूरा कर लिया था। इसी बीच दाऊद दुबई में बस चुका था और उसने वहाँ एक आलीशान बंगला बना लिया था जिसका नाम उसने व्हाइट हाउस रखा था। उसने दुबई में अपना नया हेडक्वार्टर बनाने का फैसला किया और वहीं से अपने पूरे नेटवर्क को चलाने लगा। इस वजह से उसने छोटे राजन को भी दुबई बुला लिया। अब तक राजन दाऊद का सबसे भरोसेमंद आदमी बन चुका था क्योंकि वो उसके हर काम को बिना सवाल किए पूरा कर देता था। इसी दौरान छोटा राजन ने मुंबई में बड़े पैमाने पर नए लड़कों की भर्ती शुरू कर दी। 80 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था और राजन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। बहुत सारे यंग लोग इन गैंगस्टर्स से बहुत इम्प्रेस थे और वो इन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे। मुंबई में दाऊद के राइवल्स गैंग भी थे। इन्हीं में से एक गैंग था जिसका हेड था अशोक जोशी। छोटा राजन ने दुबई में रहते हुए अपनी प्लानिंग और चालाकी से इस पूरे गैंग का पनवेल हाईवे पर इनकाउंटर करवा दिया। छोटे राजन में एक खास चीज़ थी, वो मसल पावर के साथ साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। अब उसने पूरे डी गैंग को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया था। छोटा राजन ने धीरे धीरे कंपनी के काम को भारत से बढ़ाकर दुनिया भर में फैलाना शुरू कर दिया। श्रीलंका, मलेशिया, इटली, मैक्सिको, इजराइल, कराची, टर्की, इन सब जगहों पर उसने वहाँ के लोकल माफियाओं के साथ डी कंपनी की पार्टनरशिप करवा दी। इसके अलावा राजन ने बिल्डर्स, होटल के मालिक, यहाँ तक कि सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज से भी पैसे वसूलना शुरू कर दिया था। ये एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम थी जिसे वो कंपनी के लिए जुटा रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल उसने और ज़्यादा शार्प शूटर्स को बढ़ाने में किया। दाऊद इन सब चीज़ों से बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि राजन एकदम सही मैनेजर है, वो कंपनी को आगे बढ़ा रहा है और अब वो यानी कि दाऊद आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है। ये राजन और दाऊद की दोस्ती का सबसे अच्छा टाइम था। दोनों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। अब तक आपने देखा कि कैसे छोटा राजन धीरे धीरे दाऊद के गैंग में उसके बेहद करीब आ गया था। छोटा राजन में एक खास बात थी, वो मसल पावर के साथ साथ दिमाग का भी बखूबी इस्तेमाल करता था। उसने अपने पूरे गैंग को एक कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया था। छोटे राजन ने अपना एक ऐसा मजबूत नेक्सस तैयार कर लिया था जिसमें क्रिमिनल, गैंगस्टर्स और बाहुबली सभी लोग शामिल थे। धीरे धीरे उसने डी कंपनी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। उसने या तो बाकी सभी माफिया और गैंग्स को अपने साथ मिला लिया या फिर उन्हें ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही छोटा राजन ने नए इंटरनेशनल अलायंस भी बनाने शुरू कर दिए थे। अब हम आते हैं 90 के दशक में। इस वक्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला था। बॉलीवुड की कई हीरोइनों को दाऊद इब्राहिम के पास दुबई जाना पड़ता था। कहा जाता है कि इनमें से कुछ डर की वजह से जाती थी तो कुछ अपनी मर्जी से, क्योंकि इस संबंध से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलने में आसानी होती थी। बॉलीवुड को दाऊद के इशारों पर नचाने में छोटा राजन का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन डी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें छोटा राजन से दिक्कत होनी शुरू हो गई थी और वो उससे जलते थे। और इन लोगों में शरद शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत का नाम सबसे ऊपर था। सुनील सावंत को दाऊद की किलिंग मशीन भी कहा जाता था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी भी, आगे किसी एपिसोड में आपसे इस कहानी को शेयर करूंगा। इसी बीच दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर की उसके दुश्मनों ने हत्या कर दी। ये दाऊद के लिए बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि उसका बहनोई मुंबई में मारा गया था और वो खुद दुबई में बैठा था। दाऊद ने इस मौत का बदला लेने के लिए छोटा राजन से बात की और उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन पुलिस के कड़े बंदोबस्त के कारण छोटा राजन को ये काम करने का मौका नहीं मिल पाया। डी कंपनी में राजन के विरोधियों ने इस मौके को सही तरीके से भुनाना शुरू कर दिया। इस मर्डर के कुछ दिन बाद की बात है। एक रात दुबई में दाऊद इब्राहिम अपने करीबी साथियों के साथ अपने घर पर बैठा हुआ था। इनमें छोटा शकील, सौतिया यानी कि सुनील सावंत और शरद शेट्टी शामिल थे। इसी दौरान बातचीत में इन लोगों ने छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने दाऊद को भड़काते हुए कहा कि छोटा राजन मुंबई में अपना अलग राज खड़ा कर रहा है।
वो लोगों से कहता है कि उसे हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना है। उसने आपका कहना मानना बंद कर दिया है और आपको जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर वो और बड़ा हो गया तो वो आपसे अलग होकर अपनी खुद की एक कंपनी बना सकता है। पूरी मुंबई वही तो संभाल रहा है। उसके नाम पर कितने पब और धंधे चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग उसके लिए अलग से काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो दाऊद उनकी बातें सुनता रहा और उन्हें टालता रहा, लेकिन इनमें से एक आदमी ने एक ऐसी बात बोली कि दाऊद सीरियस हो गया। उस आदमी ने कहा, हसीना आपा के शौहर की हत्या का बदला लेने के लिए आपने राजन को कहा था। अब तक राजन ने क्या किया है? इतने हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कातिल मारा क्यों नहीं गया है? जैसे ही ये बात दाऊद के कानों में पड़ी, वो चौंक गया। ये बात उसे बहुत ज़्यादा खटक गई। उसी वक्त आधी रात करीब 2 या 3 बजे का टाइम था। उसने छोटा राजन को फ़ोन किया और उसने उससे पूछा, मेरी बहन के शौहर के कातिलों को कब पकड़ा जाएगा? उनको तुम कब मारोगे? इस पर छोटा राजन ने बताया कि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का बहुत सख्त पहरा है और अभी ये ठीक टाइम नहीं है, लेकिन हम उन्हें मारेंगे ज़रूर और बहुत जल्द मारेंगे। राजन की ये बात सुनकर दाऊद ने फ़ोन काट दिया और पार्टी में मौजूद लोगों को बताया कि दुश्मन हॉस्पिटल में है और वहाँ पुलिस का पहरा है। कुछ दिनों बाद वो लोग मारे जाएंगे। वहाँ मौजूद सौत्या यानी कि सुनील सावंत, जिसे खून खराबे में बहुत मज़ा आता था, उसने तुरंत एक बात बोली। उसने कहा, आप ये काम मुझे दे दो, मुझे बस एक मौका चाहिए। इस पुलिस की मुझे कोई परवाह नहीं है, हम जाकर हॉस्पिटल के अंदर घुसकर इन लोगों को मार देंगे। दाऊद के मन में पहले से ही ये बात बैठ चुकी थी कि छोटा राजन ने अब तक बदला नहीं लिया है। यहाँ छोटा शकील और सौत्या ये कह रहे थे कि आप हमें मौका दो, हम अस्पताल में घुसकर उन लोगों को मारेंगे। और ये उन दोनों के लिए भी एक बहुत सुनहरी मौका था, क्योंकि अगर वो ये काम कर लेते तो दाऊद की नज़रों में राजन को कमज़ोर साबित करने के लिए इससे बढ़िया मौका उनके पास और कभी नहीं मिल सकता था। दाऊद से इजाज़त मिलते ही इन लोगों ने तुरंत एक प्लान बनाया। इन लोगों ने अपने शूटर्स को जे हॉस्पिटल भेजा, जो AK-47 से लैस थे। उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में मरीज, डॉक्टर, नर्स, दुश्मन गैंगस्टर और कुछ पुलिस वाले भी मारे गए। ये हमला मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ा और ख़तरनाक कांडों में से एक बन गया। जे हॉस्पिटल शूट आउट के सफल होने की खुशी में दाऊद के भाई अनीस ने एक शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी में दाऊद इब्राहिम लगातार सौत्या और छोटे शकील की तारीफ कर रहा था और बार बार कह रहा था कि इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। उस पार्टी में छोटा राजन भी मौजूद था, लेकिन वो एक कोने में अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। छोटा राजन सोच रहा था कि जो काम इन लोगों ने किया है वो ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा है। उसके हिसाब से अगर AK-47 का इस्तेमाल करके सैकड़ों राउंड फायर करनी है तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें ना कोई खास दिमाग लगाया गया, ना कोई रणनीति। उसे तो ये पूरा ऑपरेशन एक बचकाना और बिना सोच समझ वाला कदम लग रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद लगातार सौत्या और शकील की तारीफ करता जा रहा था। ये सब देखकर छोटा राजन चुपचाप उठा और बिना कुछ कहे उस पार्टी से निकलकर बाहर चला गया। समय बीतता गया और दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ती गई। इसी दौरान दाऊद के बर्थडे से कुछ हफ्ते पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद इसके 4 महीने के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवा दिए। जब डी कंपनी में इस साजिश को लेकर मीटिंग्स हो रही थी, तब किसी भी मीटिंग में छोटा राजन को शामिल नहीं किया गया। ना उसे बुलाया गया, ना उसे किसी प्लानिंग का हिस्सा बनाया गया। छोटा राजन, जो मुंबई में दाऊद का पूरा साम्राज्य संभाल रहा था और जिसने डी कंपनी को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया था, उसे सिर्फ इस वजह से इस मीटिंग से दूर रखा गया कि वो एक हिंदू था। ब्लास्ट के बाद छोटा राजन जानता था कि इसमें दाऊद का हाथ है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए मीडिया के सामने कई बार कहा कि दाऊद ऐसा कभी नहीं कर सकता। इतना सब करने के बाद भी छोटे राजन डी कंपनी में अपनी पुरानी जगह वापस नहीं पा सका। धीरे धीरे उसकी सारी जिम्मेदारियां छोटा शकील को दे दी गई और गैंग की कमान भी अब दाऊद ने
उसी को सौंप दी। यानी ब्लास्ट के बाद तो हालत ये हो गई कि डी कंपनी की किसी भी मीटिंग में छोटे राजन को बुलाना ही बंद कर दिया गया। अब छोटा राजन ज़्यादातर टाइम दुबई में ही रहता था। एक दिन उसे एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने बोला, तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग हो रही है, तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे राजन ने अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया और कैसे इंडियन एजेंट्स ने उसे दुबई से निकालकर नेपाल भेज दिया। नेपाल में कुछ महीने रहने के बाद उसे मलेशिया शिफ्ट कर दिया गया। उस समय तक दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी को इस पूरे घटनाक्रम की कोई खबर नहीं थी। दाऊद ये नहीं जानता था कि छोटा राजन को साइडलाइन करने की उसकी गलती आगे चलकर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। 1994 में भारतीय एजेंसियों की मदद से छोटा राजन दुबई से निकलकर मलेशिया पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद की इन्वॉल्वमेंट के सबूत लगातार नज़र आ रहे थे, जिससे उसके दुबई में रहना मुश्किल होता जा रहा था। पाकिस्तान की ISI पहले ही दाऊद के संपर्क में थी। उन्होंने दाऊद को पहले से अलर्ट कर दिया कि छोटा राजन इंडियन एजेंसी से मिल चुका है और दुबई अब उसके लिए सेफ नहीं है। और इसी वजह से 1994 में दाऊद दुबई छोड़कर पाकिस्तान के कराची में शिफ्ट हो गया। उधर छोटा राजन ने कई साल मलेशिया के कुआलालंपुर में एक जहाज पर छिपकर बिताए। इस दौरान उसने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में बसने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इधर डी कंपनी में अब छोटा शकील पूरी कमान संभाल चुका था। क्योंकि छोटा राजन डी कंपनी के सारे राज जानता था, इसलिए उसे ख़त्म करना दाऊद और उसके साथियों के लिए ज़रूरी हो गया था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद छोटा शकील ने मुंबई से कई शार्प शूटर्स को पाकिस्तान बुलाया। उसने उन्हें वहां ट्रेनिंग दिलवाई और छोटा राजन को ख़त्म करने का प्लान तैयार किया। शकील को मौका मिला 2000 में, जब छोटा राजन बैंकॉक में अपने परिवार के साथ रह रहा था। वो जिस होटल में ठहरा था वहाँ शकील ने अपने शूटर्स से हमला करवाया। राजन के बैंकॉक में होने की खबर बहुत ही सीक्रेट थी, लेकिन शकील ने किसी तरह उसका पता लगा लिया था। इस हमले में राजन बच गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। शकील के लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर भी उस पर हमला कर दिया, फिर भी राजन बच निकला। इन लगातार हमलों के बाद छोटा राजन खुलकर दाऊद के खिलाफ हो गया। उसने मीडिया में दाऊद के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और इंडियन एजेंसीज को उसके नेटवर्क और ऑपरेशंस की पूरी जानकारी देने लगा। राजन जानता था कि मुंबई में सौत्या दाऊद की एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके साथ उसका अपना पुराना हिसाब भी बाकी था। उसे पता था कि अगर सौत्या ख़त्म हो जाता है तो डी कंपनी को एक बड़ा झटका लगेगा। यही सोचकर राजन ने दुबई में सौत्या का मर्डर करवा दिया और दाऊद को एक गहरी चोट पहुंचाई। 2014 में दाऊद की बेटी की शादी थी। इसी दौरान इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने छोटा राजन के साथ मिलकर दाऊद को मारने का प्लान बनाया था। इस काम को करने के लिए राजन ने अपने शार्प शूटर्स उपलब्ध कराए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐन वक्त पर पहुंचकर राजन के इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और ये पूरा प्लान फेल हो गया। अब ये कोई संयोग था या कोई साजिश, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। छोटा राजन कहने को तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन सुनने में आता है कि वो अब इंडियन एजेंसीज के साथ मिलकर दाऊद के खिलाफ काम करता है। राजन और दाऊद भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और जिसे पहला मौका मिलेगा वो दूसरे को मारने से नहीं हिचकेगा। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन छोटा राजन की ये कहानी, जहां एक अनपढ़ लड़का जो कभी सिनेमा की टिकट ब्लैक किया करता था, वो एक अंडरवर्ल्ड का खूंखार डॉन बन गया और अपने दिमाग के दम पर वो दाऊद जैसे डॉन से टक्कर लेकर उसके सामने खड़ा भी रहा। ये सच में एक हैरान कर देने वाली एक रोमांचक कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।